गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट कर चुके हैं कि हमारे संविधान का जो इतिहास है वो कैसे तैयार हुआ और कब से इसके लिए नियम बन के आ रहे थे, कौन से नियम बने। अब आगे हम देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार वो थी जो कि संविधान बनने से पहले जो एक काम चलाऊ सरकार होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता ही बनता है, हर एग्जाम में बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946, यानी संविधान बनने से पहले जो हमारी संविधान सभा थी वो दो काम कर रही थी। एक तो हमारा संविधान बना रही थी, दूसरा सरकार भी चला रही थी। तो सरकार चलाने में कुछ मंत्रालय दिए गए थे, कैसे कैसे दिए गए थे एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि बाद में संविधान बनने के बाद में किसको कौन से मंत्रालय मिले। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, सो इसे थोड़ा ध्यान से समझें। तो पहला हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसके 22 जो परिषद थी, विधान परिषद काम चलाऊ, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर थे और कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे वो भी इन्हीं के हाथ में थे। कॉमनवेल्थ कल समझाया था कि उन देशों का ग्रुप है जहाँ पे ब्रिटेन ने राज किया था। अगला देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें होम मिनिस्ट्री दी गई थी। इसके साथ साथ सूचना मंत्रालय और ब्रॉडकास्टिंग भी दिया गया था। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था इनको, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज, तो इनको औद्योगिक और सप्लाई का मिनिस्ट्री दी गई थी। अगला देखते हैं जगजीवन राम, इन्हें लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। सरदार बलदेव सिंह, इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था, यानी रक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं CH भाभा, इन्हें कार्य, माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री दी गई थी, तो बक्स माइंस एंड पावर। अगला है लियाकत अली खान, इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। अब्दुल राव निस्तार पोस्ट्स, इन्हें एयर और पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई थी। अगला देखते हैं आसफ अली, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट दिया गया था आसफ अली को। अगले हमारे राजगोपालाचारी, इन्हें एजुकेशन और आर्ट्स दिया गया था। अगले आई चुनरी गर्ग, इन्हें कॉमर्स दिया गया था। फिर है हमारे गाजिनफर अली खान, इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। उसके बाद में है जोगेंद्र नाथ, इन्हें मंडल लॉ दिया गया था। चलिए ये देख लिए हमने काम चलाऊ सरकार यानी अंतरिम गवर्नमेंट के मंत्री। अब ज़रा बात करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद में हमें कौन सी मिनिस्ट्री डिवाइड करी गई, तो जवाहरलाल नेहरू जी को जो पहले थे वही दिया गया और उसके साथ में एक और जोड़ दिया गया था, ये जोड़ दिया गया था साइंटिफिक रिसर्च। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं स्टेट मिनिस्ट्री भी दे दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाद में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एग्रीकल्चर दे दिया गया था, जो कि पहले किसको दिया गया था एक बार नज़र मार लें उस पर, क्योंकि पहले और बाद का जोड़ा बनाने के लिए डाल दिया जाता है कई बार क्वेश्चंस में। यूपीएससी से लेकर यूपी पुलिस तक कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन पॉलिटी से। अगला देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर देख लिया हमने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के श्यामा मुखर्जी चेट्टी, इन्हें फाइनेंस दिया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को लॉ दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस। कुछ इसमें पहले जो उनके हाथ में मिनिस्ट्री थी वो अभी भी है, कुछ में चेंजेस किए गए थे। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ दिया गया था। CH भाभा को कॉमर्स दिया गया और रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था कम्युनिकेशन।
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, BN गाडगिल को वर्क्स, माइंस एंड पावर। तो कुछ मंत्री चेंज हुए हैं, बाकी सब जैसे कि तैसे ही थे लगभग। अब बात करते हैं हम संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों बनाया गया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि कोई भी देश बिना लॉ एंड ऑर्डर के नहीं चल सकता, खासकर तब जब वो कोलैप्स किया हुआ किसी दूसरी कंट्री का डोमिनियन हो या उसका गुलाम हो। तो फिर हमें उस देश को आगे बढ़ने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पिछली गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आगे से ना हो। चलिए बात करते हैं पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, इसका हमने आधार देख लिया है, कहाँ से कैसे नियम आए थे, कैसे आदत पड़ी हमें। अब बात करते हैं पॉइंट 1। 1934 में MN रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IC ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। तो सिंपल सी बात है, ये विचार सबसे पहले 1934 में MN रॉय के द्वारा आया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रणेता हैं MN रॉय। तो इन्होंने बोला था कि एक संविधान होना चाहिए, ठीक है, और वो संविधान भी हमारी सभा, हमारे देश के लोगों द्वारा बनाया जाने वाला होना चाहिए। अगला है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग रखी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि MN रॉय की बात में दम है, बात गलत नहीं है, तो 1935 में उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर रख दिया, बोला कि हाँ बात सही है, एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान को बनाने में हमारे ही देश के लोगों का हाथ होना चाहिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। उसके बाद में फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पहले 1934 MN रॉय, उसके बाद में कांग्रेस 1935, फिर 1938 जवाहरलाल नेहरू। तो धीरे धीरे करके पहल हो रही थी कि एक संविधान सभा होगी और वो संविधान तैयार करेगी। उसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, के रूप में जानी जाने वाली मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जब ब्रिटेन को पता चला कि कई तरह से ये लोग तैयार हैं और मानेंगे नहीं, तो फिर इनकी मांग को 1940 में स्वीकार कर लिया गया। बात करें 1942 की, तो कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। मांग तो मान ली गई, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ अपना चलाते हैं, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। उन्होंने बोला कि देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा, लगे हाथ इनकी जो संविधान सभा की मांग है उसमें भी जो भी छेड़छाड़ करनी होगी, अपनी चलानी होगी, वो चला लेते हैं। तो इसीलिए वो अपना एक अलग ही ड्राफ्ट लेके आए थे भारत। क्रिप्स के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया, जो चाहती थी कि भारत को दो अलग अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए। जो क्रिप्स थे वो जो मसौदा लेके आए थे वो चाहते थे कि दोनों ही देश इस पे एक ही संविधान सभा से काम चला लें, लेकिन पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, इनकी अलग ही डिमांड थी। ये बोलते थे कि हमारी अलग सभा होगी, अलग संविधान होगा, अलग देश होगा, तो हम एक ही सभा से दो संविधान कैसे बनवा सकते हैं। तो इस तरह से इसको खारिज कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अंत में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जबकि इसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिससे मुस्लिम लीग कमोबेश संतुष्ट थी। जब क्रिप्स ने काम नहीं किया, 1942 में आया था, उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि उसने बोल दिया कि नहीं, दो संविधान सभा तो नहीं बनेगी, इसे काट दो। जब ये बात खारिज हो गई तो उसने फिर अपनी जो योजना लेके आया था वो योजना जब सबके सामने रखी तो उसे मुस्लिम लीग संतुष्ट तो नहीं थी, बट हाँ कमोबेश संतुष्ट थी। उसने बोला हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं करके। तो इस तरह से हमारी जो संविधान सभा थी उसको बनने का समय आ चुका था। चलिए, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज constituted
in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The Assembly included all important personalities of India at that time, with the acceptation of the महात्मा गांधी। तो कैबिनेट मिशन की इस योजना से देखा गया कि चलिए ठीक है, कैसे भी करके एक संविधान बनना है, सभा बन रही है, 1946 की बात है। तो उस समय लगभग जितने भी भारत के लीडर थे जो कि फॉर्म में थे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण थे, उन सबको इसमें लिया गया था, गांधी जी को छोड़ के, क्योंकि वो इस चीज़ से नाराज़ थे, देश के बंटवारे से उनका जो भावनाएं थी वो ख़राब हुई थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो बट टुकड़ों में। इसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करी, देश में एकता फैलाने की कोशिश करी, बट जो अंग्रेज़ अपनी गंदी सोच थी उसमें कामयाब हो गए। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। जो मेंबर थे वो कितने थे? 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गई थी। बोला गया कि 296 किसे चाहिए? जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उसके अलावा 93 कहाँ पे देनी है? जहाँ पे राजाओं की रियासत है। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य 11 राज्यपालों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक से एक एक लिए गए। तो 296 जो थे उनमें से 292 सदस्य कहाँ से लिए गए थे? जहाँ पे राज्यपाल प्रांतों में राज कर रहे थे। तो जहाँ राज्यपाल थे वहाँ से 292 सदस्य थे, और जो 11 सदस्य थे 292 सदस्य 11 राज्यपालों के प्रांतों से थे, और बाकी के जो थे वो 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटी जगह थी वहाँ मुख्य आयुक्त इलेक्टेड थे। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे कम जनसंख्या थी, छोटा क्षेत्र था, वहाँ पे आयुक्त रहा करते थे, और जो बड़े राज्य थे, बड़े प्रांत थे, वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त होते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक प्रांत और रियासतों यानी या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों का समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी। यह क्वेश्चन बनता है कि जब इलेक्शन हुआ, संविधान सभा चुनी गई, तो कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट थी? तो 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। इसे ध्यान रखें। अगला है पॉइंट। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी के बीच विभाजित किया गया। हम शुरू से अब तक देखते आ रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति जो थी बहुत प्रॉपर काम कर रही थी अंग्रेज़ों की। तो उन्होंने जाते जाते संविधान सभा में भी इस नियम को लागू रखा कि सामुदायिक इलेक्शन जो करवाए थे उन्होंने करवाया कि मुस्लिम का अलग होगा और सिखों का अलग होगा, और एक जनरल होगा जिसमें मुस्लिम और सिख नहीं होंगे, बाकी सब भाग लेंगे। अगला पॉइंट देख लें। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था। जो भी समुदाय था उसके प्रतिनिधियों को उसके सदस्यों के द्वारा प्रांतों में चुना जाना है, ठीक है, विधानसभा में चुना जाना था। और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किए जाने थे। अच्छा, ये जो तरीका होता है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ये आज भी हमारे संविधान में है। और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में चुनाव होते हैं, लगभग जैसे बात करी जाए राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें ये प्रणाली आज भी काम करती है। तो रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। जो प्रतिनिधि थे उनका इलेक्शन का नहीं था, बस सीधा वो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं और चुन सकते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि कहाँ हमारा जाएगा संसद में या विधानसभा में। अगला पॉइंट है। संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय होना था। आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा स्वायत्त था निर्वाचित के लिए और थोड़ा सा मनोनीत भी था। उसमें सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अब इसमें सवाल बनता है कि क्या अपनी संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी? तो नहीं, हम लोगों ने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि ने संविधान सभा को चुना।
हम लोगों ने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि ने संविधान सभा को चुना, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। अगली बात करते हैं, संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। तो ये कब हुए इलेक्शन? जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थीं, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और छोटे समूहों और निर्दलीय को शेष 15 सीटें मिलीं। तो जो बड़ी बड़ी पार्टी थी वो अच्छी खासी सीट जीत चुकी हैं। कांग्रेस थी, उसने 208 और मुस्लिम लीग ने 73, बाकी 15 सीटें अदर के हिस्से में आ गईं। हालांकि रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला लिया। भाई कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि अचानक से उसकी रियासत छिन जाए और वो अपनी गिनती भीड़ में करने लगे, क्योंकि राजा स्पेशल होते हैं तो उनका ईगो हर्ट हो रहा था। चलिए बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का काम क्या है ज़रा उस पर देख लेते हैं एक बार। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर जोर दिया। जब मुस्लिम लीग कम सीटें जीत पाई तो मुस्लिम लीग डिमोटिवेट हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। उसने कहा इस संविधान सभा में सबसे ज़्यादा कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक थी, उस समय मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और बोला कि हमें अलग राज्य चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। भाई जब अब 211 लोग रह गए, हमें तो संविधान सभा चुनी है तो बनाना ही बनाना है संविधान, तो फिर हमने प्रणाली स्टार्ट कर दी। प्रणाली शुरू करने से पहले जो अध्यक्ष थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो हमने फ्रांस में एक प्रथा है कि जो बुजुर्ग होता है, वरिष्ठ होता है, उसी को मुखिया चुन लिया जाता है। तो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय उसमें संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, तो उन्हें ही हमने अध्यक्ष चुन लिया। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगला क्वेश्चन बन जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, 11 दिसंबर को। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इसी प्रकार दोनों एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। भाई बड़ा काम है, देश में पहली बार हो रहा है, अपने हाथों से हो रहा है, तो हमें अकेले अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा, तो हमें उसके लिए 2 उपाध्यक्ष भी चाहिए। तो एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी, ये दोनों कौन हो गए? ये हो गए हमारे उपाध्यक्ष। अगला 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। तो भाई उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 1946, 13 दिसंबर 1946। कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि इससे जो संवैधानिक संरचना थी उसके मूल सिद्धांत और दर्शन को निर्धारण किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकार किया गया। थोड़ा समय लगा क्योंकि रीडिंग करना भी ज़रूरी है, कोई भी काम इधर क्या उधर या गलत ना हो जाए, इसलिए इसे हमने 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत किया था, कहा कि हाँ ठीक है ये काम करने लायक है। अब बात करें 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा थे की स्वीकृति के बाद। ठीक है, कब? 28 अप्रैल को 6 राज्य जो थे उनके प्रतिनिधि जो थे वो विधानसभा के हिस्सा थे। ठीक है, उनकी भी स्वीकृति मिल गई। कब? 28 अप्रैल को। देश के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना, जब ये सब चल रहा था और पाकिस्तान अपनी मुस्लिम लीग अपनी जिद पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए,
तो फिर उस पर भी काम करना ज़रूरी था, क्योंकि देश में अशांति फैली हुई थी, कोई भी काम ढंग से हो नहीं पा रहा था। तो उस समय 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कहा कि चलिए मेरे पास एक योजना है, इसके थ्रू हम देश को डिवाइड कर देते हैं। बात बहुत बड़ी थी, सुन के गूजबम्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा एक देश है और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, वो भी विदेशियों की मंशाओं की वजह से। अगला पॉइंट है, अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण किया। इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी विधानसभा में प्रवेश किया। बात करें कि अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके अपने प्रतिनिधि भेज दिए और कहा कि अब तो काम होके रहेगा, तो आप चले जाओ। और जहाँ पे भारत इंग्लैंड का डोमिनियन रह गया था, वहाँ पे मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे उन्होंने कहा अब हम तो पाकिस्तान जा नहीं पा रहे, तो फिर इंडिया में ही अपने संविधान को बनाने में योगदान देते हैं। बात करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चांसेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। चलिए इस पे हम बात करते हैं कल, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो होप की क्लास आपको पसंद आ रही है और आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि टू द पॉइंट इसमें उठाया गया है। हर एग्ज़ाम में, भारत के हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी से लेके कितने भी लो लेवल वाले यानी 4th क्लास वाले एग्ज़ाम्स में भी। तो होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसमें 50 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो फिर ये क्लास मैं लाइव आके लूँगी, क्योंकि मुझे पता है लाइव आने से बच्चों का हो सकता है बहुत फ़ायदा हो जाए। चलिए ठीक है, किसी और के चक्कर में ना पड़ें, एक पे विश्वास करें, अंधा विश्वास करें, वही आपको पार लगाने के लिए काफ़ी होता है। थैंक यू।